हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड के कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दिए लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाता हूँ बेटा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहे हैं मानव में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े किस तंत्र का भाग होता है? ठीक है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर परिसंचरण। तो आंसर होगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन होता है ऑक्सिन। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में बेटा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा होगा ना बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसके बाहरी कक्षक पूर्ण होते हैं, इसीलिए वजह से ये उत्कृष्ट गैस कहा जाता है इसको। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखती है? अगर पानी में आप छड़ रखोगे तो वो आपको मुड़ी हुई दिखेगी, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण बेटा? अपवर्तन के कारण। अगला है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। किस पर बनता है? दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय जिसको बार बार बना सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय यानी कि सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पे आते हैं, पौधे क्या कहलाते हैं? पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं। हम अगर मनुष्य की बात कीजिए तो मनुष्य क्या बेटा? उपभोक्ता है। कुल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? तो हिमाचल प्रदेश की है। अब रिक्त स्थान को भरने वाले क्वेश्चन है, कह रहे हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहले कक्षक में 2 और बाहर बचता है 4, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n², 2n की पावर स्क्वायर। n होता है कोश की संख्या नम। अगला है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे सिनेप्स। क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स। ठीक, शानदार क्वेश्चन है। मॉडल पेपर जो अभी लेटेस्ट आ रखा है ना, उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं आज। ठीक है, अब आपको ये सारे जो कंटेंट है, आपको अगर PDF में चाहिए तो आपको mathematics.analysis.in पर जाके मिल जाएगा। अगला है, A व B के मान बताना है। यहाँ पर A और यहाँ पर B क्या होगा? ये अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। तो यहाँ A के स्थान पर क्या होता है? क्लोरोफिल, और B के स्थान पर होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, ये जो चिन्ह है किसका है बेटा? ये सेल का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? सेल। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को वो देखो, विद्युत जनित जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब आ रहे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न से क्या बोला है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। सिंपल सी बात है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है और ऊपरी भाग ही वायु की सतह में आता है। सबसे पहले वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, ये बिना पेंट किया हुआ है, जिस पे जंग लग गया है, और इस पे हमने पेंट कर दिया है, तो अब इसमें जंग
नहीं लगेगा आसानी से। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन पीएच का पीएच का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। देखो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। क्या होगा बेटा? अम्लीय। ठीक, ये कलर्स होते हैं। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक, और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। जैसे पानी का स्वाद क्या होता है? उदासीन, ना खट्टा ना मीठा। ठीक है, अगर खट्टा मीठा लग रहा है यानी कि उसका एसिडिक नेचर खट्टा लग रहा है तो अम्लीय होगा, 7 से कम है। अच्छा, और मीठा मीठा लग रहा है थोड़ा सा तो वो क्षारीय कैटेगरी में आ जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखिए। तो कांसा हो गया, पीतल हो गया। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है बेटा? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए। मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना CH4 होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6। तो प्रथम कक्षक में तो बाहरी आ गया 4। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो कार्बन के बाहर कितने हुए? 4 हुए। 1 2 3 4। कार्बन के बाहर वो चाहेगा, कार्बन क्या चाहता है? उसके अष्टक पूरे हो जाए। कार्बन क्या चाहता है? उसके अष्टक पूरे हो जाए। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के बाहर क्या 1 है, तो इससे 1 का अभिक्रिया करेगा। ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो हाइड्रोजन का भी 1 हो गया, वो हीलियम हो गया, तो उसके भी बाहर के अक्षक पूर्ण हो गए। और 4 था, यहाँ से 5 6 7 8, इसके भी अष्टक पूरे हो गए। कह रहे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बताइए। तो एक पूछा था मैंने, कई सारी कमी लिख दी है। जैसे पहली कमी क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। पहली कमी क्या है? समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। ठीक है, और असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही जगह रख दिया गया था। ये दूसरी कमी है। इस सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया। और इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं है। ठीक है, मतलब कभी कभी ज्यादा वाला छोटे वाले से पहले आ जा रहा है, कम भार वाले से। ठीक, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक नियमित स्थान नहीं था। ठीक है, जबकि आधुनिक में है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जो मैं भी खड़ा हूं ना, तो ये सीधा खड़ा होगा, मैं चाहूंगा तो बैठ जाऊंगा, तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है? तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पीछे भाग में नीचे की ओर स्थित होता है, ये वाला। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन्स का नाम लिखिए। ठीक है, तो नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नर में मुख्य लैंगिक हार्मोन है जो स्वाभाविक रूप से वृषण में और कम मात्रा में अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन नामक नर हार्मोन के वर्ग में संबंधित है, जिसे स्टेरॉइड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना तो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा और भी लिखा रहा हूँ, ताकि अगर इससे थोड़ा बड़े में आ जाए, इससे मिलता जुलता कुछ और एक्स्ट्रा जाए तो भी आप कर पाऊँ। ठीक है, जैसे एक कमी पूछ रहा है तो मैंने चार कमी लिख दी है, 5 कमी लिख दी है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। ये जो विद्युत परिपथ है, ये जो वोल्ट मीटर है, इसका क्या कार्य होता है? ये जो यंत्र होता है विद्युत परिपथ में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच की विभवांतर को मापता है। विभवांतर नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार द्वारा जोड़ देने से बनता है, जिससे इसका तुल्य प्रतिरोध उच्च हो जाए। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक। ठीक, क्वेश्चन के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो जो क्षण चुंबक होती है ना, ये चुंबक है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ऐसा चित्र बनाना था, ये हमने बना दिया। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो पेट्रोलियम हो गया, जैसा डीजल, केरोसिन है ना, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ये सारा धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत का एक लाभ लिखिए। ओजोन परत, ये जो हमारी पृथ्वी है, सपोज करो ये जो ओजोन परत है, ओजोन की लेयर बनती है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से, है ना। तो ये जो यूवी रोज होता है, सूरज से आने वाले यूवी रोज को ना ये रोक देता है, ये ठीक है, पृथ्वी आने से रोकता है, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट और अन्य हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह परत मनुष्य और जीव जंतुओं को इन किरणों की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है। कौन? ओजोन लेयर, ओजोन परत। अगर ये परत भी धीरे धीरे छेद हो रहा है, इस पर छेद हो रहा है, किस लिए हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, उसकी वजह से छेद हो रहा है। और देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। आजकल बाढ़ ज़्यादा होने लगे हैं, ठीक है, जो आपकी जो बाढ़ ज़्यादा होती है, समय जिस टाइम में बारिश होना चाहिए उस टाइम में बारिश नहीं होती है, ठीक है, भूस्खलन, ये वो दुनियादारी सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस सबसे बड़ा कारण है हम खुद ही अपना सर्वनाश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना, क्या होता है? अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना होता है ऐसे। ठीक है, तो जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को दर्शाता है। ऐसे देखो, ये अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा को दर्शाता है। ये पूछा गया था आपका, अंगूठा बल की दिशा, ये आपका जो ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो मध्यमा है विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। धातुओं के 2 गुण लिखिए। धातुओं के 2 गुण क्या है? जैसे धातु आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। सभी धातुएं चमकीली होती है, जितनी भी धातुएं सबकी अपनी एक चमक होती है। धातुओं में उच्च घनत्व होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालकता होती है। जो धातुएं होती हैं वो अगर आप से गर्म करोगे, एक छोर से गर्म करो, दूसरा छोर भी गर्म होने लगता है। एक जगह से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, दूसरी जगह पे आपको करंट लगने लगेगा। ठीक है, तो ये गुण होते हैं आपके धातुओं के। 2 पूछा था, मैंने 4 लिख दिए। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। एक तो बेटा ये हीरा है ना, और एक दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। अपर रूप, ठीक है, एक चीज के 2 रूप, ये होता है अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकी जो भौतिक गुण है वो अलग है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, वो बिल्कुल समान है। ठीक है, ये इतना सस्ता है और ये इतना महंगा, किसकी वजह से? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, भौतिक गुणों के आधार पर। मिशेल की संरचना के चित्र बनाएंगे। ये आपके मिशेल की संरचना है बेटा। ठीक है, ये आपकी तेल की बूंदें हैं, ये एन पॉजिटिव, ये मिशेल का निर्माण हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? ये जो आपकी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें जब बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो वो इसका कारण है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं बढ़ने पर कम होती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्याओं में कमी परमाणु आवेश के वृद्धि के कारण होती है। ये इसका मेन कारण है, जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के नाभिक के करीब खींचती है, इलेक्ट्रॉनों को ना नाभिक के पास में खींचती है, और इसी वजह से कम हो जाता, और एक परमाणु के आकार को कम करती है। ठीक, ये इसका मेन कारण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। यह भोजन को पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी आप किसी के घर पे खाना खाने जाते, पार्टी शादी में, तो आप ज़्यादा खा लेते हो, घर पे आते हो, दर्द हो रहा है, पेट फटा जा रहा है, गैस बन गया, तो वो स्थिति होती है आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, अपच बढ़ जाता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है, फिर आपको एंटासिड लेना पड़ता है। कह रहे हैं प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका क्या है बताओ। प्लेसेंटा यानी अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर, देखो ये गर्भावस्था के दौरान ये गर्भ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चित्र में, गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। इससे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेसेंटा गर्भानाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। ये दिख रहे हैं, ये चीज़ दिख रहे हैं, ये सब आपका क्या है, ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक है। अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जुड़ी होती है। तो ये है आपका प्लेसेंटा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पुष्प की अनुदैर्घ्य रेखाट का चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाने के लिए हर साल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका बाह्य दल है, ये आपका दल है, ये आपका तंतु है, ये आपका पराग कोश है, ठीक है, ये आपकी वर्तिका है, ये आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, अंडाशय है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f मीटर में, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। वो क्या होता है, डायप्टर। परिभाषा भी आ जाता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, और P बराबर 1/f होता है, मीटर में लिखोगे, और P बराबर 100/f होता है जब f का मान सेंटीमीटर में लिया जाता है तो, और इसका मात्रक डायप्टर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी आपका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा निर्भर करते हैं, अच्छा वैसे तो निर्भर चार चीज़ों पे करता है, लेकिन किसी दो के बारे में बोल रहा है, कोई दो के बारे में बताओ। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय लिखिए। तो सबसे पहला सुरक्षा उपाय होता है ये जो देख रहे हैं तार, ये कील जोड़कर इससे कनेक्ट करके जमीन पे गाड़ा जाता है। ये क्या होता है, भूसंपर्क तार, जिसे आप अर्थिंग बोलते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा जो उपकरण होता है विद्युत फ्यूज। हर किसी के घर पे फ्यूज लगा होगा, ताकि जो शॉक आता है कभी कभी, जो अगर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो शॉक से उसको बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण अंगुष्ठ नियम लिखिए। यह होता है दक्षिण अंगुष्ठ नियम, ठीक है। तो ये जो उंगली होती है ना, ऐसे ऐसे जब पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और ये जो हम ऐसे रखते हैं, ये वाले क्षेत्र इसके ऐसे जा रहा है, तो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। तो वही लिखना है, दक्षिण अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां, ये जो हमारी उंगलियां हैं, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्क सूत्र
नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक ये जो है ना बेटा मिस्टेक है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे ओम होना चाहिए था। अगर ये ओम है तो मैं इसको कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है, यहाँ ओम होना चाहिए था, एक एक एक। अगर आप देखें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है बेटा, अब आप देखो इसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालने को बोला है। क्या बोला है? तुल्य प्रतिरोध निकालो। R1 और R2 इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध आपस में अटैच है। तो देखो चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, 1/8। अच्छा श्रेणी क्रम में है ना, हाँ श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ेगा। ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R' बराबर R1 प्लस R2, दोनों दे रखे 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम। इसी प्रकार देखो बेटा, इसी प्रकार ये जो R3 और R4 है, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसी तरीके से R" क्या हो जाएगा? R3 प्लस R4 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 ओम। ठीक, अब आप देखो बेटा, इनको जोड़ने से मिला है आपको 2 ओम और इनको जोड़ने से मिला आपको 2 ओम। ये एक के नीचे एक है, इस प्रतिरोध के नीचे ये प्रतिरोध आ रहा है, तो ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। तो आपको लिखना है चूंकि R' व R" समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, 1/r बराबर 1/r' प्लस 1/r'। तो ये 2 है, ये भी 2 है, 1 + 1 2/2, तो 1/r बराबर आ जाएगा 1, 2 1 कम 2, त्रिज्या गुणा करेंगे R 1 कम R 1 कम 1 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसे हम बार बार बना सकते हैं। प्रकृति के ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्राचीन काल से या बहुत अधिक लंबी अवधि से पृथ्वी पर संचित हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यदि इन स्रोतों का अच्छा अनवीकरणीय बोला, मैं सोच रहा हूँ नवीकरणीय, सॉरी गाइस। ठीक है, यदि इन स्रोतों का निरंतर उपयोग किया जाता है तो ये समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय खत्म हो जाते हैं, बाद में फिर नहीं बनते। नवीकरणीय को दोबारा बनाया जा सकता है, मतलब दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जैसे डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब सीमित मात्रा में है, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सीमित मात्रा में, आगे चलकर ये खत्म हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत समाप्त नहीं होते हैं, इन ऊर्जा स्रोतों को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। प्रकृति इन ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करती रहती है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। कह रहे हैं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखिए। तो नाइट्रोजन गैस में रख देते हैं। एक तो ये है, कह रहे हैं वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर वायु
द्वारा उनका अपचयन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बिगड़ जाता है। इसे विकृतगंधिता कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, जैसे आलू के चिप्स में, नमकीन आदि पैकेट में पैक करते समय उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे, जिससे उसको उपचयित होने से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको समीकरण दे रखा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो आपको बताना है। उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होना। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे देखो, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तेरे मानव में अग्नाशय ग्रंथियों से निकालने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी लिखाइए। अच्छा, अग्नाशय जिसे कहा जाता है पैनक्रियास, ग्रंथि पेट के ठीक नीचे मौजूद होता है और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, क्या निकालता है ये? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम रक्त में शर्करा का स्तर कम बनाए रखना होता है या मेंटेन करना होता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक की बीमारी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना तो मधुमेह, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, वो हो जाता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, ये होता है। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ, इसका आरेख चित्र भी बनाओ। ये हर साल पूछा जाता है, लिंग निर्धारण। तो देखो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों की बात हो रही है। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिला और पुरुष दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र सेम टू सेम होते हैं। फर्क सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में तो ये दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, किंतु पुरुषों में गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इस छोटे गुणसूत्र को वाई गुणसूत्र कहते हैं तथा इसके साथ ही लंबे व छड़नुमा गुणसूत्र को एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूँ। देखिए, ये मादा है यानी कि लड़की, और ये लड़का है, ठीक है, यानी कि नर। लड़की का देखो, लड़की का एक्स जब देखो, लड़की का एक्स और लड़के का एक्स जब मिलता है तो लड़की होती है, और फिर लड़की का एक्स और लड़के का जब वाई मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, ये चित्र आपको बनाना होता है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? तो आता है बेटा उत्तल लेंस। ठीक है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें बच्चों, और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ, और चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, और चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का एक रीज़न है, वो है प्रकीर्णन। सूरज आकाश नीला क्यों दिखा देता है, ऊपर से काला क्यों दिखाई देता है, क्यों टमटमाता है ना, लाल क्यों दिखाई दे रहा है? तो इस सब का एक ही कारण है, वो है प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन। ये एक वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, हर क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा। कारण क्या है? सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की, देखो जब सूरज जब उगता है, सपोज करो बेटा ये दुनिया है ना, ये पृथ्वी हमारी गोल है, हम जब सूरज, ये हमारा धरती है, धरती का लेवल है, सूरज जब उगता है और जब छुपता है, दोनों स्थितियों में हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है, क्षैतिज पर आ जाता है। अब जब दिन में तुम कभी सूरज को देखते हो तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ होगा, लेकिन जब उगता है और छुपता है वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे होता है ना। सो यही इसका मेन कारण है।
कह रहे सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती है। वायु के अणु प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रातःकाल तथा सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज के समीप यहाँ पे जब होता है, तो प्रकाश किरणें वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करती हैं, ठीक है, अधिक दूरी तय करती है, जिस कारण अधिकांश नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है और आंख तक नहीं पहुंच पाता। जो प्रकाश आंख तक पहुंचता है ना, उसमें लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा बैनी आ पीना ला, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब है बड़े प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कोई एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। और इसका जो उपयोग है, यह विरंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन, लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अगला है अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर लिखना है। देखो दो बोला है, कितने मैंने लिख दिए। अम्ल जलीय विलयन में घुलने में के पश्चात हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार क्या देता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में थोड़ा कसेला होता है, कड़वा टाइप। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दो पूछा था, 4 अंतर लिख दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको मिलान करने के लिए बोला गया था कौन किसका है ना। तो देखो जो सिरका होता है वो आपको एसिटिक अम्ल देता है, जो दही होती है वो आपको लैक्टिक अम्ल देता है, जो नींबू होता है आपको सिट्रिक अम्ल देता है, और जो टमाटर होता है वो आपको ऑक्जेलिक अम्ल देता है। ये आपके NCERT में होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। देखो सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसे धोने का सोडा या धावन सोडा, ठीक है, भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय घोल होता है और इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। कहते मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन जो हम पेशाब कर रहे हैं, जो हम पॉटी कर रहे हैं, ये हमारे शरीर की गंदगी को हम साफ निकालते हैं, तो ये उत्सर्जन हुआ। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपपचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विकसित कर देते हैं, जल में विस्तृत कर देते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो शरीर की सतह से, स्किन से जल में विस्तृत कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये चित्र बनाने के लिए बोला था, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते कह रहे मानव में अपोहन डायलिसिस क्रिया को समझाइए।
जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो क्या किया जाता है? डायलिसिस, बार बार। तो डायलिसिस क्रिया को समझाना है हमें। कह रहे अपवहन क्या होता है? अपवहन रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। कृत्रिम मतलब जो मशीनों द्वारा होता है, मानव निर्मित होता है। इसे डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। देखो, जिनको मधुमेह की बीमारी है या जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको भी कभी कभी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो उपचार चीज़ है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा होता है, तब हमें डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस का पूरा चित्र ही ऐसा है। मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखो, पाचन क्या? वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है। अतः पाचन की क्रिया हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया होती है। तो ये तो आपका पाचन क्रिया हो गया कि भैया क्या होता है। और चित्र ये है आपका, ठीक, ये आपका चित्र है। ये आपका अग्नाशय है, ठीक है, ये आपका आमाशय, पेट, ये आपका यकृत, आपका लीवर, ये पित्ताशय है, ठीक। ये जितना जितना बड़ा बड़ा बना लेना, 2-4 याद कर लेना जो इम्पोर्टेंट है। और फिर ये आपका मुंह हो गया, तालु हो गया। मानव में भोजन के पाचन लार का एक कार्य लिखिए। ये देख रहे हैं बच्चे के मुंह से लार टपक रहा है। हमारे भी लार टपकते हैं जब कोई स्वादिष्ट चीज़ हमें जो बहुत पसंद होती है, और खाना चबाते वक्त हमारे मुंह में पानी पानी सा हो जाता है, चिपचिपा, वो लार है। लार की क्या भूमिका है वो हम देखते हैं। लार की पाचन कार्यों में शामिल है, ठीक है, लार पाचन कार्यों में शामिल है। भोजन को पहला काम ये क्या करता है? गीला करता है। भोजन की लुगदी बनाना, ऐसे चबा चबा के एक जगह इकट्ठा करना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है। क्या होता है? एमिलेस, जिसे प्यालिन भी कहा जाता है। इसे गोली मारो, इसे भूल जाओ। जो स्टार्च को शर्करा से में तोड़ता है। एमिलेस होता है, वो क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। मुंह से ही शुरू हो जाता है आपका पाचन, ठीक है। और आपके पेट में जो एसिड होता है ना, HCl, वो क्या करता है? अब कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बना लो, उसमें हमेशा जीवाणु रह जाएंगे, हमेशा रह जाएंगे थोड़ा बहुत। और वो जीवाणु को नष्ट करता है। आपके पेट में जो एसिड बैठा है ना, वो खत्म करता है उन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है, जबकि बिंब की स्थिति 2f पर है। देखो हमारी बिंब की स्थिति, ये बिंब की स्थिति 2f पर है, तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा और ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक उपयोग और अंतर लिखिए। तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, इधर है उत्तल लेंस, उधर अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर को बड़ा दिखाई देता है उत्तल लेंस लगाने पर, और अवतल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, और इसका अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ठीक। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण बोला है, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ, जबकि बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। ये वक्रता केंद्र पर आपकी जो आपका बिंब होगा, देखो बेटा ये आपका बिंब है, ठीक है, यहाँ पर बिंब होगा। उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ से जाएगा, टकरा कर इधर से वापस आएगा, देखो फोकस से होता हुआ, ठीक है। और फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा, और फिर आपका ये प्रतिबिंब चित्र बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से बनाना है। फिर बोला उत्तल दर्पण
अवतल दर्पण में एक एक उपयोग लिखिए। अब दर्पण बोल रहे हैं, लेंस नहीं। इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है और उभरा हुआ होता है। इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। इसी चैप्टर को मैंने कल पूरा डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है और इसमें गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, शीशे जो लाइट पड़ती है ना, प्रकाश को फैलाता है, एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो मॉडल पेपर है ना, वो हमने डिटेल में पूरा सॉल्व कर दिया है, वन शॉट छोटे से वीडियो में, क्वेश्चन विद आंसर्स हर एक का। जो भी लेटेस्ट आपका सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ था ना 2023 का, उसका सोल्यूशन है। इसका PDF आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पे मिल जाएगा। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपना ख्याल रखें। किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।